हमारे संविधान के टोटल 12 पॉइंट हैं जो अन्य देशों से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। देखिए, पहली बात तो हमारा भारत का जो संविधान है वह लॉन्गेस्ट संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। देखिए, ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना तो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 9 शेड्यूल थे। धीरे 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 बढ़ते गए, अभी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि 443 आर्टिकल्स हैं। ये सब ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका जिस्ट बताना पड़ेगा। और इतने अमेंडमेंट होते गए, इतने अमेंडमेंट होते गए, अभी वर्तमान में 106वां अमेंडमेंट हुआ है वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित। दूसरा, हमारा संविधान सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये याद रख लें लाइन, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब सोशलिस्ट है, ये शब्द 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था, और इस तरीके से हम इनके अर्थ जानते हैं क्यों लाए गए, हम आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए सॉवरिन। सॉवरिन का अर्थ होता है कि भारत अपने निर्णय को लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सॉवरिन है। सॉवरिन को हिंदी में कहते हैं समप्रभुता या संप्रभु। तो स्वयं में प्रभु है, स्वयं में इफेक्टिव है, स्वयं में उसकी इतनी पावर है, और सारे फैसले लेने का और अपने तरीके से एक्ट करने का उसको पूरा अधिकार है। इस अधिकार में किसी की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। हमें अपने नियम के लिए, हमने अपने निर्णय के लिए, अपनी सेना के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम सॉवरेन हैं, संप्रभु हैं। हम जो चाहें, हम स्वयं में प्रभु हैं। इसका मतलब ये होता है संप्रभु यानी स्वयं में प्रभु, सॉवरेन यानी सब हमारे पास ही ताकत है, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सोशलिस्ट का अर्थ होता है जहाँ जहाँ प्रोडक्शन के और जो सामानों का प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, वो सब गवर्नमेंट के हाथों में। हालांकि हमारा अलग है थोड़ा सा, रशिया से या चाइना से एकदम अलग है कि हमारे यहाँ मिक्स है, सॉवरेन भी है, सॉरी सोशलिस्ट भी हैं हम, और हम कैपिटलिस्ट भी हैं। मतलब हमारे यहाँ दोनों तरीके का चलता है। अगला वर्ड है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेकुलर, आपने सुना ही होगा सेकुलर शब्द। सेकुलर का अर्थ है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन को वो इक्वली ट्रीटमेंट देगा, सबको इक्वली मानेगा। डेमोक्रेटिक का अर्थ है कि सरकार का जो अध्यक्ष है, मुखिया है, वो इलेक्शन के ज़रिए चुना जाएगा। वो बाई इनहेरिटेंस नहीं होगा। ये नहीं है बाप बना तो बेटा बन गया, बेटा बन गया तो उसका बेटा बन गया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही रिपब्लिक है। रिपब्लिक का अर्थ होता है रिपब्लिक, गणतांत्रिक, यानी लोगों द्वारा चुना जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, रिपब्लिक। तो लोगों द्वारा चुना जाएगा। तीसरा होगा, मैंने आपको दो बताया अब तक, अब तीसरा होगा कि भारत में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होगा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब पूरे सेंट्रल लेवल पर एक पार्लियामेंट है और राज्यों के लेवल पर विधानसभाएं हैं। जहाँ विधानसभाएं नहीं है वहाँ अन्य है, सेंटर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी वहाँ के शासन को चलाने के लिए। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें पार्लियामेंट यानी जो सदन का मुखिया होगा वही जिम्मेदार होगा। जैसे जैसे हमारी जो संसद है उसको हेडिंग जो कर रहा होता है प्रधानमंत्री कर रहा होता है, और जो राज्यों में है वहाँ मुख्यमंत्री। तो वही पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ये इलेक्शन द्वारा आएंगे और इन्हीं के द्वारा लेजिस्लेशन भी बनाया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो इसको चलाएंगे, और उनके पास लोकतांत्रिक विधियों के सभी राइट्स होंगे। फोर्थ है यूनिक मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविज़न दिए गए हैं जो बहुत ही रिजिड है, उनको चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे भी दिए हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। जैसे अगर जो
मान लीजिए हमें राष्ट्रपति के पोस्ट को हटाना है, या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का कुछ चेंज करना है, या हमने राज्यपाल से संबंधित कोई चीज़ हटानी है, तो आधे से अधिक राज्यों का भी हमें, दोनों सदनों का 2/3 का बहुमत तो चाहिए, पर आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो सिंपली पास हो जाते हैं, जैसे कोई भी बिल है सिंपली पास हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे बिल हैं जिसमें 2/3 की, और बिल्कुल भारत के संविधान को बदलने जैसी ही बात है, तो 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का है। अच्छा देखिए, ये शॉर्ट है, मैं भी और भी बताऊंगा, लेकिन अभी बताएंगे तो ये बोर हो जाएगा, इसलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स हमारे। आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं। इनको कोई ले नहीं सकता, खींच नहीं सकता, मतलब इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और जो किसी ने किया तो अदालतें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देंगी। और यदि किसी ने इस तरीके का किसी का फंडामेंटल राइट छीन लिया है, तो हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सर्शियोरी द्वारा इन हमारे अधिकारों को रिस्टोर किया जाएगा। अब देखिए, आपको अभी हो सकता है ये अभी समझ में ना आए, लेकिन आगे जो वीडियोस होंगी उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर इसमें अभी विस्तार कर देंगे ज़्यादा तो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, जैसे बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, अपने व्यक्तित्व का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इन अधिकारों को अगर कोई मारता है तो हैबियस कॉर्पस जैसे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, गुम हो गया है, या अदालत को बगैर बताए जेल में है बहुत समय से, तो हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ब्रिंग द बॉडी यानी व्यक्ति को लेकर आओ, ये सब है। और भी इसका एक्सप्लेनेशन और भी करेंगे भी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है राज्यों को निर्देश देता है हमारा संविधान कि उनको क्या स्टेप लेने चाहिए हमारी जनता के वेलफेयर के लिए। जैसे उसके अंदर ये दिया गया है कि राज्य शिक्षा को बनाएगा, शिक्षा के अधिकार को बनाएगा, सबको शिक्षा देगा। तो हमने उसको बनाया और धीरे धीरे उसे फंडामेंटल राइट में ले आए। जैसे कि कोई भी, ये ऐसे पार्ट्स हैं जो राज्यों को निर्देश देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको अच्छा राज्य बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, मतलब आपको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। और धीरे धीरे जब उनको अचीव किया जाता है तो राज्य में अच्छा होने लगता है, जनता के लिए भलाई होने लगती है। जैसे पहले ये था कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वो हमने धीरे धीरे राज्यों ने किया, एफर्ट्स किया, फिर सेंटर ने कानून बना दिया कि सभी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी को राइट्स बना दिया, फंडामेंटल राइट में ला दिया। 7वां है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ ये कोई कहे कि राज्य ज़्यादा पावरफुल है या सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, सभी पावरफुल हैं, लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है, या संचार की बात आती है, आर्मी की बात आती है, विदेशों से संबंधित कोई बात आती है, और ऐसी कोई बात आती है, तो सेंटर पावरफुल बन जाता है हमारे ऑटोमेटिकली। जब राज्य और सेंटर के कानून दोनों स्ट्राइक करते हैं दूसरे से, तो सेंटर का कानून ही सर्वोपरि हो जाता है, ध्यान रखें। 8वां पॉइंट है एडल्ट्स सफरेज यानी वयस्क मताधिकार। देखिए, आर्टिकल 326 में दिया गया है कि सभी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के भेदभाव को हटाकर सभी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष के हो चुके हैं उनको मत का अधिकार दिया जाएगा, यानी उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इसे कहते हैं एडल्ट सफरेज, 326 के तहत, ये ध्यान रखें। तो अच्छा, आपको यकीन शायद ही हो कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे वो अमेरिका है या ब्रिटेन है, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत समय तक उनको अधिकार नहीं मिले वोटिंग करने के। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान ही मिल गए। 9वां पार्ट हुआ, अगला पार्ट देखें 9वां। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस जुडिशरी होगी, यानी जुडिशरी की राह में कोई रोड़े नहीं अटकाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण नहीं होगा, ना विधायिका का, ना कार्यपालिका का,
अपने हिसाब से वो अपनी फंक्शनिंग करेंगे, क्योंकि ये लोगों के अधिकारों की रक्षक है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। 10वां, सेकुलर स्टेट, जो अभी हमारे यहाँ आया था सेकुलर स्टेट, अभी हमने बात की कि सेकुलर होगा देश हमारा, सबको। अच्छा, सेकुलर की जो 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संस्थाएं बनाने का अधिकार है, अपने अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है, और अपने इंस्टीट्यूशन को रन करने का अधिकार, ये सब है। पर फिर भी राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा, या किसी धर्म को विशेष प्रश्रय नहीं देगी, विशेष उसको उसके लिए अलग से स्पेसिफिकली किसी को नहीं कहेगी कि ये हमारा धर्म है, सबको प्रश्रय देगी। ध्यान रखिए। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों में कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक हो सकता है और देश का भी नागरिक हो सकता है, पर याद रखें, हम कहते हैं निवासी, कहते हैं, हम नागरिक नहीं कहते। यदि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ पर भारत का नागरिक हूँ, ये ध्यान में रख लें, तो हमारे सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका वगैरह में कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है, ये ध्यान में रखें। चलिए, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी एक क्लॉज है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में आया था। आगे जानेंगे 42वें संविधान संशोधन में, तो बहुत सारी चीज़ें आई, आगे आएंगे वो, ये तो बस ओवरव्यू है बेसिक। तो 51A में हमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई, उसके अंदर हमें बताया गया हमको क्या करना चाहिए। ये अच्छा, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो राज्यों को बताया गया है कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं फंडा, और यहाँ हमारी ड्यूटी बताई गई है सेक्शन 51 आर्टिकल 51A में कि हमें नेशनल एंथम का सम्मान देना चाहिए, हमें अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल की वैल्यूज़ को बनाए रखें, हम अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें, हमें ज़रूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए उपलब्ध हों। ऐसे 10 हैं। जैसे हम नेचर को बनाए रखें, तो ये सब है। स्त्रियों का सम्मान करें, ये हमारे लिए ड्यूटीज़ इम्पोज की गई है। तो ये आज आपने अभी देखा, सवाल था कि हमारे यहाँ संविधान का सैलिएंट फीचर क्या है, तो ये मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा संविधान है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर है हमारा। तीसरा हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है। चौथा हमारा रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी है कानून। पांचवा फंडामेंटल राइट्स है हमारे यहाँ। छठा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सातवां स्ट्रॉन्ग सेंट्रल की टेंडेंसी है। आठवां एडल्ट सफरेज है। नौवां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। 10वां सेकुलर स्टेट है। 11वां सिंगल सिटीजनशिप है। 12वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो पहला प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये आता ही है, तो इसको ध्यान से देखें। एक आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और इसको देखें भी प्रॉपरली, इससे लाभ भी लें। ये चैनल LLB सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। यहाँ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, और PDF नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो आपको PDF नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके रीडिंग कीजिए, स्टडी कीजिए, वीडियोस देखिए। अगर आपकी जो डाउट आपके क्लासेस में आपको समझ में नहीं आए, डाउट रह गए या क्लियर नहीं किए गए, वो इस चैनल पर आपको क्लियर किए जाएंगे। आप बस अपने डाउट्स को लिख के मुझे भेज दीजिए। तीसरा, आपको लाइव भी क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। अब ये चैनल इनिशियल स्टेजेस पे है, इसलिए अभी लाइव क्लासेस नहीं दी जा रही है, लेकिन बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी अरेंज की जाएंगी। तो इसे लाइव कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।